दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अनिल चैनल में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर के जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि आए दिन पेपर में एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं। जैसा कि आज का अपडेट था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि जो भी 18 से 20 सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम 16 अगस्त से लिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि हम लोग का जो 19 से 21 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड की अपडेट। अब बात करते हैं हम लोग कोर्स 8 के एक क्वेश्चन का। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, कल्पित पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है? पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के अंतर पर प्रकाश डालते हुए यह बताएं कि एक शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें 3 चीज़ों को हम देखेंगे। पहला जो है वो है कल्पित पाठ्यक्रम, दूसरा है पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर, और तीसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत। तो ये 3 टॉपिक जो है इस क्वेश्चन के अंदर है। तो चलिए अब हम आंसर को देखते हैं। तो जो सबसे पहला है कल्पित पाठ्यक्रम का अर्थ, जिसे हम विजुअलाइज्ड करिकुलम भी कहते हैं। तो कल्पित पाठ्यक्रम है क्या? ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो विकास की कल्पनाओं पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय कल्पित विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है, और ऐसी विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में स्थान देने से बालक जो बच्चा है उसमें क्या होता है, सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, सभी में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई कल्पित पाठ्यक्रम की बातें। और हाँ, पाठ्यक्रम के द्वारा ही बच्चों की निहित जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रयोग में आती हैं। उनकी छिपी हुई प्रतिभा को हम शिक्षा के माध्यम से ही बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं पाठचर्या का संकुचित अर्थ। पाठचर्या का संकुचित अर्थ वो होता है तो वैसे विषय जिन्हें हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में क्या करते हैं, अध्ययन के रूप में, यानी कि जो हम अध्ययन करते हैं विषय वस्तु के रूप में और उसे सम्मिलित किया जाता है पढ़ाने के लिए, उसे हम पाठचर्या का संकुचित अर्थ कहते हैं। जैसे कि संकुचित अर्थ में पाठचर्या का विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें कुछ विषय में से कि कुछ जो लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कक्षा में क्या करते हैं, अध्ययन के लिए सम्मिलित करते हैं एक निश्चित टाइम के लिए। तो ये तो होगी संकुचित अर्थ की बात। अब बात करते हैं पाठचर्या का व्यापक अर्थ। तो पाठचर्या का जो व्यापक अर्थ होता है उसमें विषय वस्तु के साथ साथ संपूर्ण परिस्थितियों की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और यह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, 3 आधार मानते हैं। पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी, और थर्ड है पाठचर्या। तो फिर इन सब को देखने के बाद हम पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम की परिभाषाओं के बारे में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे ले महोदय ने लिखा है, पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है। फिर उसके फ्रोबेल महोदय ने भी लिखा है, उसी तरह से कर्निंघम महोदय ने भी लिखा है कि पाठचर्या शिक्षक रूपी कलाकार के हाथों में वह यंत्र है या फिर साधन है जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु रूपी यानी स्टूडेंट्स को विद्यालय कक्षा में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है। तो ये तो हो गई कुछ परिभाषाओं की बात। अब परिभाषा लिखने के बाद हम पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर देखेंगे। तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाठचर्या है वो क्या है, संकीर्ण होती है, और पाठ्यक्रम क्या होता है, व्यापक होता है। और पाठचर्या जो है वो पाठ्यक्रम का ही क्या होता है, अंग होता है। फिर हम दूसरा देखेंगे, यह विषय विशेष के ज्ञान एवं कौशल को ही प्रभावित करती है, जबकि जो पाठ्यक्रम है जीवन या व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। थर्ड है, इसकी उपलब्धता मापनीय होती है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसमें समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होते हैं, कुछ मापनीय भी होते हैं और कुछ मापनीय नहीं भी होते हैं। फिर पाठचर्या क्या है, इसमें औपचारिक रूप से कक्षा का शिक्षण ही समाहित होता है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसमें विद्यालयों द्वारा निर्देशित व परिचालित समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। फिफ्थ है, इसमें विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले ज्ञान एवं अनुभव का उल्लेख किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम में क्या है, इसमें पाठ्य विवरण तथा विद्यालय वातावरण संबंधित प्रभावी एवं उपयोगी संपूर्ण अनुभवों को क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है।
फिर हम पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अंतर देखने के बाद पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो इसकी कुछ निम्नलिखित प्रिंसिपल हैं। जैसे पहला है उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत, सेकंड इज उपयोगिता का सिद्धांत, थर्ड इज वरीयता का सिद्धांत, फोर्थ वन इज अग्रदर्शिता का सिद्धांत। फिर इस तरह से कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन सब का हम उल्लेख करेंगे, यानी कि क्योंकि इन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। तो पहला है कि उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत है, पाठ्यचर्या उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। अतः किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें स्तर की शिक्षा, यानी कि जो भी बच्चे का स्तर होता है उस स्तर को हम सामने रखेंगे, देखेंगे, ताकि जो विषय वस्तु है वो अच्छे से क्या हो सके, बच्चे को समझ में आ सके, जिससे बच्चे का क्या हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं उनकी सृजनात्मक शक्तियों का क्या हो, विकास हो सके। फिर बात करते हैं उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में। तो उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? ये प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को सामान्य जीवन जीने योग्य बनाता है। उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। जब इस स्तर के पाठ्यचर्या में सामान्य जीवन जीने के लिए उपयोगी समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए। जैसे कि नन महोदय का मानना है कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहते, बल्कि यह है कि बालक को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो कि जीवन के लिए उपयोगी हों। तो ये तो हो गई नन महोदय की बात। फिर उसके बाद हम वरीयता का सिद्धांत देखेंगे, जो कि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी सिलेबस में अनेक विषयों एवं क्रियाओं का समावेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्लास के अकॉर्डिंग हर चीज़ का जो सिलेबस होता है अलग होता है। तो इन सब से रिलेटेड उसमें किस चीज़ को वरीयता देनी चाहिए, किस चीज़ को नहीं, ये चीज़ें बातें वरीयता के सिद्धांत में दी हुई हैं। फिर उसके अंदर अग्रदर्शिता का सिद्धांत देखेंगे। तो अग्रदर्शिता का सिद्धांत जो है, शिक्षा द्वारा हम बच्चों को वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या निर्माण करते समय भविष्य में होने वाले परिवर्तन का भी अनुमान लगाना और उनके अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्याओं में तत्संबंधी विषयों एवं क्रियाओं का समावेश आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंप्यूटर के प्रयोग को आज वर्तमान समय में आवश्यक माना जाता है, अतः भविष्य में सामान्य जीवन का अंग होगा एवं इसे पाठ्यचर्या में स्थान मिलना चाहिए। और वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर का युग हो गया, हर सब्जेक्ट को हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया था। फिर उसी तरह से 5th नंबर है स्तरानुकूल पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत। ये क्या है कि जैसे कि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोर काल के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में क्या होती है, भिन्नता होती है। क्योंकि जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उसका कुछ और विकास होता है, जैसे वो किशोरावस्था में आता है तो उसका कुछ और विकास होता है। तो हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, और यही कारण है कि आज प्राथमिक यानी कि जो 4 से 5, उच्च प्राथमिक 11 से 12 जो भी बच्चे हैं और जो भी मीडियम है पढ़ाने का, उसमें क्या है, वो बच्चों के यथा स्तर को देखते हुए बदलाव किए जाते हैं, ताकि उनका क्या हो, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छे से हो सके। फिर 6 नंबर है रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत। बच्चों की रुचि, रुझान, क्षमता एवं योग्यता को भी ध्यान रखा, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की रुचि अलग होती है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ताकि बच्चों में क्या वो इंटरेस्ट बना रहे अपने सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो वो ना चाहकर भी अगर हम उसे पढ़ाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, ना पढ़ पाएगा। फिर है 7 नंबर जो है सुसंबद्धता का सिद्धांत। ये जो है वैसी ही शिक्षा के लिए है जो बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है, ठीक है। और इस स्तर पर जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनकी
पाठ्य सामग्री में संबंध होना चाहिए और जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं उनमें सुसंबद्धता होनी चाहिए। अर्थात ये कह रहा है कि पाठ्य सामग्री एवं क्रियाओं में सुसंबद्धता यानी कि कोरिलेशन होना चाहिए। जैसे कि उन्हें एक इकाई के रूप में विकसित किया जाए और विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्याओं में सुसंबद्धता का अर्थ है कि वे एक दूसरे से जुड़ी हों। अगर चीज़ें अगर एक दूसरे से जुड़ी नहीं होंगी तो वो समझ में नहीं आएंगी, और अगर समझ में नहीं आएंगी तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। तो ये सब जो टॉपिक्स थे जिसमें कल्पित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है और एक शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये चीज़ें थी। होप फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम कंक्लूज़न पे आएंगे। तो कंक्लूज़न जो होता है वो चीज़ों को हम किस तरह से लिखते हैं उसका एक छोटा सा रूप होता है, और कंक्लूज़न से क्या होता है कि जो भी आंसर होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कल्पित पाठ्यक्रम की। तो अंत में लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।